नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। अब जब स्वागत हम कर ही चुके हैं तो अब बात करेंगे टॉपिक के बारे में। तो भैया देखो, आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना कहते किसको हैं? प्रस्तावना संविधान के संपूर्ण सार को या उसकी एक तरह से समरी को प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा होती है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? संविधान की आत्मा क्या है? तो वो प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं। सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। अमेरिका में जब शामिल हो गया तो इसी का देखकर सभी देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को भी शामिल किया। और नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी पर आधारित था ये प्रस्तावना। अब दोस्तों, संविधान का परिचय पत्र भी प्रस्तावना को कहा गया है। किसने कहा? पालकी वाला ने क्या कहा भैया? कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, परिचय पत्र है। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे जब 42वां संशोधन हुआ 1976 में, संशोधन देखिए, प्रस्तावना में आज तक केवल एक संशोधन हुआ है। ये याद रखिएगा, हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें आज तक एक ही संशोधन किया गया है। और जब ये संशोधन हुआ तो क्या किया गया? इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया गया, बस 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसे आप याद रखिएगा। अब एक नज़र हम प्रस्तावना पे डालेंगे कि क्या थी प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीति, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इत्द द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी हमारी प्रस्तावना। अब इसी प्रस्तावना में कई ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आप कोई भी क्वेश्चन प्रस्तावना से आए तुरंत कर लेंगे। तो चलिए उस मुख्य शब्द को देखते हैं। दोस्तों, पहला शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता का क्या अर्थ होता है? देखिए, मैंने लिखा है ना, भारत किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। मतलब संप्रभु मतलब खुद में ही प्रभु। जैसे भारत है, भारत खुद में ही प्रभु है। कोई भी निर्णय हो वो स्वयं ले सकता है, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य। वो अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए सक्षम भी है और स्वतंत्र भी है। तो संप्रभुता का अर्थ होता है किसी दूसरे पर निर्भर ना होना। अब समाजवादी के देख लीजिए। समाजवादी, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में निजी साथ ही साथ सरकारी दोनों ही यहाँ मिलजुल कर कार्य करती हैं। यानी कि भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित। ठीक है। तो समाजवाद का मतलब यही है कि सरकारी और निजी दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, वही समाजवाद है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष की। भारत में व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और यहाँ पर सभी धर्म एक समान हैं। एक समान से मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि कोई पार्टी किसी धर्म को ज़्यादा फेवर करेगी। हमारी जो सरकार होगी या जो राज्य है वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रोत्साहन नहीं दे सकता है। भारत में सभी धर्म एक समान हैं। कोई व्यक्ति किसी धर्म को भी अपना सकता है और उसको किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं किया जा सकता कि तुम यही धर्म अपनाओ। ठीक है। तो धर्म निरपेक्ष है। धर्म पूरी तरह से यहाँ पे मुक्त है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाए और उसका प्रचार प्रसार करे।
अब दोस्तों लोकतांत्रिक में क्या होता है? लोगों के हाथों में सभी शक्ति जनता के हाथों में होती है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं, यानी लोगों का तंत्र। अब गणतंत्र आते हैं दोस्तों। कई लोग लोकतंत्र को और गणतंत्र को एक साथ एक अर्थ समझते हैं। होता एक ही है अर्थ इसका, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा अंतर होता है। क्या होता है? लोकतंत्र में तो जनता का शासन होता है, ठीक है, जनता के हाथों में शासन शक्ति होती है। गणतंत्र में क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि जो शासन करेगा वो वंशानुगत नहीं होगा। होता क्या था पहले कि राजा शासन करता था, राजा के बाद राजा का बेटा, राजा के बेटा के बाद उसके बेटा, तो इस तरह से ये जो कड़ी थी, राजा, उसका बेटा, उसके बेटे का बेटा, तो ये वंशानुगत शासन होता था। गणतंत्र को शामिल करने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं होगा। एक निश्चित अवधि तक ही हम अपने सर्वोच्च जो हमारा जिसका चुनाव करेंगे वो एक निश्चित अवधि तक ही कार्य करेगा। जैसे राष्ट्रपति है हमारे, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से हमने चुना राष्ट्रपति को। अब ये राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि जैसे 5 साल तक ही शासन करेगा। तो गणतंत्र का मतलब यही हुआ कि वंशानुगत नहीं और निश्चित अवधि तक शासन करेगा। अब हम बात करते हैं न्याय की। न्याय का मतलब क्या है? यहाँ पर नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये 3 प्रकार के न्याय दिए जाएंगे। स्वतंत्रता, कोई रोक टोक नहीं होगी, नागरिक जो होंगे वो स्वतंत्र होंगे, रोक टोक नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दे देंगे। संविधान के सीमा के भीतर जितनी स्वतंत्रता होगी वो आपको राज्य द्वारा या संविधान द्वारा दी जाएगी। अब बात करते हैं समता। समता का अर्थ होता है समानता, सभी चीज़ में एक समान होंगे, किसी प्रकार का भेदभाव किसी से नहीं किया जाएगा। बंधुत्व, बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। जब भाईचारे की भावना रहेगी, राज्य में एकता अखंडता रहेगी, तो हम बाहरी आक्रमणों से अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो बंधुत्व भी हमारे देश में जोड़ा गया है। अब दोस्तों देश में एकता और अखंडता बनी रहे, इसी का काम होता है बंधुत्व का, ठीक है। अब भैया बात करते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? पहले तो इसका आंसर था नो, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये जवाब बदलकर यस हो गया। अब कैसे, चलिए बताते हैं। देखिए शुरुआती दौर में क्या था कि संविधान को प्रस्तावना का भाग नहीं माना, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं मानते थे। क्यों? बेरूबाड़ी संग एक मामला हुआ 1960 में। इस मामला में उच्च न्यायालय का ऑर्डर आया और उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखिए भैया 1960 का मैटर है। जब बेरूबाड़ी संग मामला आया 1960 में, तो उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद केशवानंद भारती मामला 1973 में जब ये मैटर आया, तो उच्च न्यायालय ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो देखिए किस तरह से उच्च न्यायालय पलट गया। शुरुआत में कहा कि भाग नहीं है, लेकिन जब केशवानंद भारती मैटर आया सामने 1973 में, तो उच्च न्यायालय कहता है कि हाँ प्रस्तावना संविधान का भैया भाग है। तो जब ये कहीं क्वेश्चन आ जाए कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो यस बिल्कुल है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किसके तहत? धारा 368 या अनुच्छेद 368 के तहत हम अपने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल विशेषता में संशोधन नहीं होगा। मतलब आप प्रस्तावना संशोधित करेंगे, लेकिन संविधान की जो मूल विशेषता है, जो मूल ढांचा है संविधान का, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, उसमें संशोधन नहीं होगा। अब तक सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। जब पहली बार एक बार हमारी प्रस्तावना में संशोधन हुआ दोस्तों, तब उस समय सिर्फ एक ही काम किया गया, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़कर ही संशोधन हो गया था, ठीक है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिन्हें बच्चे कर नहीं पाते हैं। और ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ वो पिछले 10 सालों में पूछे गए प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सारे प्रश्न प्रस्तावना से ही संबंधित हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रण करने का कार्य करती है। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अब नीचे दिया गया है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं होगा ये देखिए दोस्तों। अब जैसे कि पहला है संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, देखिए पहला संविधान का भाग तो है, मैंने ऊपर बताया आपको कि उद्देशिका संविधान का भाग है, लेकिन यहाँ पे नहीं, तो ये गलत है। एक असत्य बताना है इसमें, एक ये गलत। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रण करने का कार्य करती है, ये भी गलत। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ये सही है, ठीक है। तो लेकिन जब हमको जवाब देना है वो असत्य का देना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला और दूसरा सही नहीं है, तो यहाँ पे जवाब होगा बी, ठीक है। केवल ए और बी ये दोनों असत्य हैं। अब दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? लोकतांत्रिक, गणराज्य, निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी? ऐसा नहीं। देखिए हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो देखिए ये सभी जो क्रम है ये गलत है, ठीक है, ये वाला क्रम सही है। तो आंसर डी होगा। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? पहला है मूल दर्शन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, साम्यवादी स्वरूप, नास्तिक राज्य। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों पहला, मूल दर्शन, ठीक है। मूल दर्शन कैसे होगा कि जो भारतीय संविधान है वो उसकी भूमिका है, जैसे जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के संविधान के स्रोत, ये सभी मूल दर्शन में निहित हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका उत्तर? मूल दर्शन। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र, आंतरिक और बाह्य में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति। तो देखिए आंतरिक, संप्रभु मतलब खुद में ही प्रभु है संविधान का प्रस्तावना। तो आंतरिक और बाह्य मतलब संप्रभु खुद में प्रभु है, चाहे जो निर्णय ले भैया, चाहे वो अंतर का हो या बाहर का, अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। तो इसका उत्तर होगा सी। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष, दोनों का मिश्रित स्वरूप, दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, ठीक है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसमें जनता द्वारा सीधे शासन होता है, ठीक है, जनता डायरेक्ट शासन करती है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष होता है इसमें क्या होता है? अप्रत्यक्ष में जनता किसी को चुनती है और चुनी हुई सरकार शासन करती है। तो भारत में हम नहीं शासन करते हैं, या तो प्रधानमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब जनता किसी को चुने और वो शासन करे। तो इसका उत्तर होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब बात करते हैं भारत में संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, न्याय का उल्लेख किन उपबंधों में हुआ है? पहला है उद्देशिका, मूल अधिकार, राजनीति निर्देशक तत्व,
मूल कर्तव्य। दोस्तों इतने ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें हमको चुनना है सही उत्तर। तो इस बताना है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय में किन उपबंधों में इसका मतलब उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर होगा बी। कैसे? उद्देशिका और मूल अधिकार। ठीक है, इसी का तो उपबंधों में हुआ है, तो बी होगा इसका सही आंसर। अब दोस्तों बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं। कौन सही होगा इसमें? कौन सा तत्व है भारतीय संविधान प्रस्तावना में, हमें चुनना है। तो संविधान के अधिकार का स्रोत है प्रस्तावना में, राज्य की प्रकृति है, संविधान का उद्देश्य है, लागू होने की तिथि, ये सभी तो हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर सही क्या होगा? डी। अरे यार चारों तो हैं संविधान की प्रस्तावना में, तो ये उसका उत्तर होगा डी।